नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आज हम देवभूमि के दंगल में एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे। करोड़ों का निवेश, धामी अपने प्रदेश। दरअसल उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बार विदेश का भ्रमण भी कर चुके हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के अहम दौरे से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका यह दौरा काफी सफल रहा है। यूएई में कुल 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए। निवेशकों में इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिला। इन्वेस्टर समिट से पहले अब तक 54,550 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार अब देश के विभिन्न शहरों में भी रोड शो करेगी, जिससे कि निवेशकों को आकर्षित कर सके। 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत चेन्नई से होगी। इसके बाद 28 को बेंगलुरु में, 2 नवंबर को अहमदाबाद और 4 नवंबर को मुंबई में रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्योग घरानों के साथ बैठक भी करेंगे और साथ ही उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। वहीं एक तरफ जहां सरकार राज्य में भारी निवेश लाने की तमाम कोशिशों में लगी हुई है, वहीं विपक्ष ने 54,000 करोड़ से ज्यादा के हुए एमओयू पर कटाक्ष भी किया है। विपक्ष का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ के सरकार के लक्ष्य के सामने यह कुछ भी नहीं है और एमओयू धरातल पर उतर पाएंगे, इस पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि 2018 की समिट में भी ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए गए थे। पिछली सरकार ने भी ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। करेंगे इसी पर अहम चर्चा। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, जनता का जो गाढ़ा धन है वो इन्वेस्टर मीट के नाम पर लुटाया जा रहा है और सरकार दावे कर रही है कि राज्य में 2.5 लाख करोड़ का निवेश आएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था वो निवेश कहाँ है। आपने दावा किया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं और वो एमओयू धरातल पर क्यों नहीं उतरे, उद्योग पहाड़ क्यों नहीं चढ़े, हमारे बेरोजगारों को जो है पलायन क्यों करना पड़ रहा है। आप ही के पलायन आयोग की रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है, तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 2018 के इन्वेस्टर मीट का भी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 7 लाख बेरोजगारों को प्रदेश में रोजगार मिलेगा, इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। तो अब जो लंदन के दौरे हो रहे हैं, विदेश के दौरे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है इतने 1000 करोड़ के एमओयू हो गए, उतने 1000 करोड़ के एमओयू हो गए हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की कंपनी से जो है लंदन में आप एमओयू कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जाकर के एमओयू करने की क्या जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड में जो दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक रहने वाला है। अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो उनकी अभी जो ब्रिटेन की यात्रा थी, इंग्लैंड की यात्रा थी, अभी सऊदी अरब की यात्रा रही है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सफल यात्रा रही है। इससे जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो इन्वेस्टरों ने उत्तराखंड आने में जो अपनी उत्सुकता दिखाई है, ये निश्चित रूप से एक आने वाले
उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जिस हिसाब से 15,475 करोड़ का जो निवेश करने की बात वहाँ सामने आई है सऊदी अरब में, ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। तो 8 और 9 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड में इस बड़े इन्वेस्टर समिट की तैयारियां एक तरफ सरकार लगातार कर रही है, मुख्यमंत्री देश और विदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं और इन दौरों के माध्यम से प्रदेश में निवेश जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इन दौरों को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री के ये दौरे एक पिकनिक के तौर पर साबित हो रहे हैं, उत्तराखंड को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज इसी अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक शानदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से सतबीर चौहान प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी कुछ ही देर में यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का के न्यूज के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सतबीर चौहान जी के पास ही आना चाहेंगे। सतबीर जी, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, विदेशों के भी दौरे कर रहे हैं और देश के अलग अलग शहरों में दौरे करने की, रोड शो करने की तैयारी भी है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवालिया निशान उठा रहा है, सवालिया निशान लगा रहा है। क्या विपक्ष को आप ये जो बड़े बड़े जो आप दावे और वादे कर रहे हैं, विपक्ष को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष को ये चीजें नहीं दिख पा रही हैं? मनोज जी, आपको मैं जिस सिलसिलेवार बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने चुनाव में कहा था कि विगत वर्षों में हमने जैसे सरकार यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन दिया, भय मुक्त शासन हमने दिया, लोगों को रोजगार दिया, आम लोगों की जन भावनाओं को समझा, उसके अनुसार हमने पिछले 5 वर्षों में सरकार चलाई थी। उसी आधार पर जनता ने हमारे कार्यों पर मोहर लगाई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से के न्यूज के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो या बाहर हो, देश से बाहर हो, वो लगातार वो बेहतर निर्णय ले रहे हैं जिससे कि आर्थिक रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड श्रेष्ठतम राज्यों में गिना जाए। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि चाहे आज के अखबारों या केंद्र सरकार की जो अभी रिपोर्ट आई है, जीएसटी की जो रिपोर्ट आई है, हमने कहा था कि हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में उभर के उत्तराखंड के अंदर खड़ा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रकार का तंत्र खड़ा करा। इससे जो पहले क्वार्टर में जो आए थे उसमें भी हम नेशनल एवरेज से 1% आगे निकल के आए थे। अभी का भी जो आप औसत जो एवरेज निकाल के देखोगे उसमें भी हम 0.7 जो केंद्र का है वो 10% है, हमारा 10.7% है। तो ये आप कुल मिला के देखिए कि अन्य राज्यों को पछाड़ा तो है ही हमने, उसके साथ साथ केंद्र को भी हमने पिछाड़ा है। हम आर्थिक रूप से उत्तराखंड को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार पहल कर रहे हो। चाहे उनका लंदन का जो दौरा हो वो बहुत ही सफल दौरा रहा, उसके बाद जिस प्रकार से यूएई में गए वहां का उन्होंने सफल दौरा करके आए। जो कुल मिला के जो करार हुआ 55,000 करोड़ के लगभग करार हुआ, इससे हमें आर्थिक रूप से तो लाभ होगा ही होगा। इसके माध्यम से जो जॉब क्रिएशन होगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, जिससे उत्तराखंड के जो लोग बाहर जाते थे उनको लाभ होगा। फार्मास्यूटिकल जो उत्तराखंड में पूरे अगर आप देखा जाए कि 20% अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के उसमें सबसे आगे हैं। उसमें हम केंद्र से, प्रधानमंत्री से सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है कि आपको जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के अंदर चाहिए, हम उसको कानूनों के माध्यम से, अगर कानून में किसी प्रकार का लचीलापन दिखाना है तो हम करेंगे। उत्तराखंड की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो विदेश की जो कंपनियां भी है वो इसलिए आकर्षित हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने दिया है। ठीक है सतबीर जी, आपकी बात आ गई। हमने दी है। सतबीर जी, आपकी बात आ गई। 2 बातों में एक आपके प्रश्न और था कि विपक्ष को एक मैं खत्म कर देना चाहता हूं 5 सेकंड में। आपने एक और बात कही कि विपक्ष को ये भा नहीं रहा। मुझे लगता है कि इसमें विरोधाभास है। अभी आप देख लीजिए, चाहे हरीश धामी के वो बयान हो, चाहे लोहा घाट से जो बयान आए हैं, उस
से आप लगा सकते हो कि विपक्ष के जो नेता है उनको भी आज जिस प्रकार से विकास के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उनको भी वो पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के अगर कार्य होंगे क्यों नहीं हम सरकार का साथ देंगे। कांग्रेस जिस प्रकार से आपस में बटी हुई है उसको खुद अपने आप में दुविधा में है। ठीक है सतबीर जी, आपकी बात आ गई। अब हम सूरज सिंह नेगी जी के पास आना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सूरज सिंह नेगी जी, क्या बीजेपी या प्रदेश सरकार जो ये लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही है? जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ रहा है, कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है, या विरोध का कोई और कारण है? मनोज जी, अगर इन्वेस्ट प्रदेश में आता है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर इसका स्वागत करेगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो एक जुमला पार्टी है, 2018 में भी एक समिट हुई थी देहरादून में, देश के माननीय प्रधानमंत्री उसका भी उद्घाटन करते हैं, देहरादून की सड़कों पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और उसके बाद जो है जो रिजल्ट है वो शून्य है। 2022 में वादा किया गया था किसानों से, देश के किसानों से, कि आपकी आय दुगना कर दी जाएगी। कितनी आय दुगना हुई इस पर कोई बात नहीं होती। तो आज इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर जो विदेशी दौरे किए जा रहे हैं, जो सैर सपाटे किए जा रहे हैं, लोगों को पिछले 6 सालों से, या आप लगा लीजिए 18 से भी लगा लीजिए, तो इतने सालों से आप जो है कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर क्या क्या आप लोगों को बरगलाते रहे। विषय से भटकिए नहीं, विषय से नहीं भटकना है। नहीं, मैं आ रहा हूं, विषय पर आया हूं। ये सरकार के काम है। और अब आपको लोकसभा का चुनाव दिख रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में क्योंकि आपकी परीक्षा होनी है, अरे पिछले सूरज सिंह नेगी 6.5 सालों में 54,000 प्रदेश का लगभग 55,000 का निवेश प्रदेश में आ रहा है, प्रदेश के हित में कार्य हो रहे हैं। भाई आपको दिक्कत कहां हो रही है? बात की गई, आप ये बताइए ना कि 2018 में जो बात की गई थी, जो सपने यहाँ के बेरोजगारों को दिखाए गए थे, यहाँ की जनता को दिखाए गए थे कि 7 लाख बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा और 1.5 लाख करोड़ के जो है हमारे जो है MOU हो गए हैं, वो धरातल पर कितने आए हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, और उत्तराखंड जो है बेरोजगारी में सबसे ऊपर आ गया। तो ये आप ये देखिए ना कि पलायन लगातार जारी है, कितने पलायन रुके, और इस सरकार को ये भी बताना चाहिए। सूरज सिंह नेगी जी, प्रदेश सरकार तो कह रही है कि गरीबी रेखा से लाखों लोग ऊपर आ गए हैं, और आप कह रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं। अरे गरीब हो रहे हैं भैया, पलायन कर रहे हैं, पलायन को मजबूर हैं। और 2018 में जो समिट हुई थी उसका रिजल्ट क्या है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ना। और ये जो इनके वादे हैं केवल हवाई हैं, केवल जो है अब ये जो है रोड शो करेंगे। अरे रोड शो क्या, जो है जनता से वोट मांगोगे क्या? रोड शो का मतलब जो है वोट मांगने के लिए करते हैं, आप उद्योग लगाने के लिए भी रोड शो करेंगे। अरे रोड शो में ऐसा क्या दिखा रहे हैं आप? उत्तराखंड, आप ये देखिए ना कि हमारा जो प्रदेश है 65% तो वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र में आप जो है कोई उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि जो पर्यटन उद्योग की हम बात करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, हम उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जो है 4 धाम परियोजना की सड़क नहीं बना पा रहे हैं। सूरज सिंह नेगी जी, आपके पास आएंगे, उद्योग लाने की आपके पास आएंगे, आपकी बात आ गई है, चर्चा में सभी को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल थपलियाल जी, आपका बहुत स्वागत है। अनिल थपलियाल जी, यूकेडी की अगर बात करें, यूकेडी उत्तराखंड की जमीनी पार्टी है। यूकेडी इस इन्वेस्टर समिट को किस नजरिए से देखती है, और जिस तरीके से सीएम धामी के लगातार विदेशी दौरे हुए हैं, 54,550 करोड़ के निवेश की सरकार बात कर रही है, और देश से भी करोड़ों के निवेश की बात कर रही है, तो क्या ये सारा निवेश जमीन पर उतर पाएगा? आप किस नजरिए से देखते हैं? जी मनोज जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये सोच तो रखी है कि प्रदेश में अगर निवेश करेंगे तो प्रदेश का विकास होगा। यानी जो केंद्र और सरकार की योजनाएं थी उनमें तो वो सफल रहे,
लेकिन बाहर से विदेशों से समिट और जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी कि मेरे प्रदेश का क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्रीय दल शीर्ष पे इनका स्वागत करेगा, क्योंकि हम तो चाहते ही है ना। यूकेडी तो पहले से ही क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं और विकास को लेकर लड़ी है। सवाल इस बात का है, प्रश्न ये उठता है कि 2018 में, जैसे अभी अभी माननीय प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी जी ने भी कहा है कि 2018 में 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट निवेश का लक्ष्य रखा था माननीय त्रिवेंद्र जी पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार में। उसमें से 673 प्रस्ताव इन्होंने मंगवाए थे, उन पे माने प्रस्ताव लाए थे और प्रस्ताव को जो भी करना था वो कार्य किए हैं। धरातल पर कितने रहा? 35,000 करोड़ रुपए भी इनके नहीं रही, मतलब धरातल पे शून्य रहा। कोई बहुत बड़ी अमाउंट इन्होंने नहीं दिखा, दिखने को मिला नहीं। रोड शो उस समय भी हुए, दुनिया भर के राजदूत विदेशों के वो भी आए थे, इन्वेस्टर बिजनेसमैन बड़े बड़े उद्योगपति भी आए थे, लेकिन धरातल पे दिखा नहीं। अब बात करें 2023 के इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो ग्लोबल मीट इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2023 में रखी दिसंबर में, तो इसमें भी इन्होंने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रखा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 54,550 करोड़ रुपया लेके आ रहे हैं। उन रुपयों को यानी उन प्रस्तावों को लेकर के आ रहे हैं, तो उन प्रस्तावों में इन्होंने कोई एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजीज बनाई होगी कि कहां कहां वो पैसा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर्यटन पे करेंगे, या भू जो आपदा इनके पास बड़ी चुनौती उस पे करेंगे, या स्वरोजगार रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यानी प्रदेश के विकास में अगर ये कदम उठा रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो धरातल पे हो। धरातल पे कोई बिल्कुल भी चीज अभी बिल्कुल अनिल जी, सरकार ये जो इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 54,550 का इन्वेस्ट जो आ रहा है, इसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, लुलु ग्रुप भी इसमें कर रहा है, अपना निवेश कर रहा है, और एसीटी फैसिलिटीज ग्रुप भी इसमें कर रहा है। कई ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग विकास का मॉडल लेके उत्तराखंड में निवेश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड को निश्चित रूप से विकास, इन सारी चीजों से विकास ही होगा। और हम कह रहे हैं कि अगर 54,550 का भी निवेश आया है, इसका अगर आधा भी आता है तो कम से कम ये गवर्नमेंट का धामी का प्रयास तो है। क्या दिक्कत है इसमें? फिर 2000 नहीं दिक्कत, मैंने कहा ना अभी मैंने आपसे कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्षेत्रीय दल होने के नाते इनका स्वागत करते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे प्रदेश में जितने उद्योगपति आए, जितने निवेश हो, वो हमारे प्रदेश के हित में रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि धरातल पे क्यों नहीं। अभी अभी मैं आपको इनकी कुछ योजनाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो कुछ योजनाएं हैं इनकी जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी थी। उत्तराखंड की टॉप माना इनकी 80 योजनाएं चल रही थी, 80 से 100 के बीच योजनाएं चल रही थी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर ज्वाइंट करके चला रही थी। उसमें से टॉप 10 योजनाएं हैं। उन योजनाओं में से कितने लाभान्वित हुए हैं वो जरा उसका भी कोई डेटा खाका इनके पास होगा। अब रहा बात ये 2023 का, तो 2023 में जो दिसंबर में इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट रखी है, तो हम तो चाहते ही हैं उद्योगपति आए हमारे प्रदेश में, इन्वेस्ट करे, हमारे रोजगार के रास्ते खुले। अनिल जी आपके पास आएंगे। विपिन खन्ना जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपिन जी के पास आ जाते हैं। आपके पास आएंगे अनिल जी, आपके पास आएंगे। अभी काफी समय पड़ा है चर्चा के लिए, सभी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विपिन जी आपके पास आना चाहेंगे। विपिन जी, किस नजरिए से देखते हैं इस इन्वेस्टर समिट को? काफी सरकार भारी भरकम निवेश की बात कर रही है, जमीन पर कितना उतरने वाला है ये निवेश, और गवर्नमेंट जिस तरीके से उत्साहित है, विपक्ष के लोग इसको आगे आकर स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, आपको किसने कहा कि विपक्ष के लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं? विपक्ष के लोग तो स्वागत करेंगे, और बिल्कुल हम सबसे पहले स्वागत करेंगे यदि जमीन पर ये जो जितने प्रयास हो रहे हैं ये उतर जाएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी अपने जो प्रशासन है उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज की अपनी अखबार में, आप ये हेडिंग पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि उत्तराखंड को अब तक 55,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है, और मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि असल चुनौती प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अखबार में आज का हेडलाइन है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही ऊपर या अपने अधिकारियों या अपने सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम कैसे भरोसा कर लें? देखिए, ऐसा है, ढोल पीटने से और काम करने में फर्क होता है। आप ढोल पीटिएगा जब आप इन प्रस्तावों को जमीन पर उतार देंगे, जब आप स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पलायन में, अन्य जो समस्या है, पानी की, बिजली की, जो उत्तराखंड की मूलभूत समस्या है, उनको जब आप
देश की प्रदेश की जनता को उससे निजात दिलवा देंगे, और जो ये प्रस्ताव आप लेके आ रहे हैं वो जमीन पर उतर जाएंगे तो ढोल पीटिएगा, हम खुद आपके गले में माला डालेंगे। देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि विदेशी निवेशक ये सोचकर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और भय मुक्त शासन दिया है। तो मनोज जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो नौकरियों में दलाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी और भ्रष्टाचार किया, वो कहां, वो कौन लोग थे? और भय मुक्त की मैं बात करता हूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, वो भय क्यों है महिला शक्ति में? निश्चित रूप से विपिन जी, आपने जो सवाल उठाए निश्चित रूप से ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों की रोशनी में बात करनी चाहिए कि किस तरीके से उत्तराखंड में माहौल बन रहा है और इन्वेस्टर कैसे उत्तराखंड में आएंगे। विपिन जी, हम आपके पास आएंगे। सुभाष झा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुभाष झा जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सुभाष जी, हम आपसे सवाल लेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। महिला ने 2 बच्चों संग आत्महत्या की है। आग लगाकर बच्चों के साथ महिला ने जान दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह कलेश में उठाया गया यह खौफनाक कदम सामने आया है। नौगांव सादात के गांव मुकारी का यह मामला बताया जा रहा है। 2 बच्चों के साथ महिला ने आत्महत्या की है। अमरोहा से यह बड़ी खबर, महिला ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की। आग लगाकर बच्चों के साथ महिला ने खुद जान दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गृह कलेश में यह खौफनाक कदम उठाया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीरभ चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीरभ, गृह कलेश में बताया जा रहा है कि महिला ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दें, पूरा मामला नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव मूला मुकारी का है, जहां पर परिवार में जो कलेश चल रहा था, आपसी विवाद में चलते हुए एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ में आत्महत्या कर ली है। आग में जलकर दोनों बच्चों और मां की जो है वो मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पड़ोस के लोगों ने बताया है कि घर पर महिला और बच्चे अकेले थे। महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और दोनों में आपस में अनबन रहती थी। जब घर में आग लगने पर धुआं बाहर निकला और पड़ोसी ने आकर देखा तो घर का गेट बंद था। इस पर पड़ोसियों ने गेट को तोड़कर देखा कि महिला और 2 बच्चे जो है वो तड़प रहे थे, आग में पूरी तरह से झुलस गए थे। इसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी, जिससे मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और आग को बामुश्किल तमाम बुझाने की कोशिश की। दोनों जब वहां पर देखा, दोनों बच्चे पूरी तरह से मृत थे और जो है महिला जो थी वो भी पूरी तरह से झुलस गई थी। सिर्फ इस अहम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, नौगांव सादात के गांव मुकारी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां महिला ने 2 बच्चों के साथ खुद आत्महत्या की है। तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर समिट को लेकर, दंगल जारी है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विदेशों के दौरे कर रहे हैं, देश में लगातार रोड शो की बात कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष भी तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से धामी प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी निवेश आए और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो, ऐसे में ये तमाम जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये इन सवालों को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट कर लीजिए सुभाष जी। जी, आप बात कंप्लीट करिए। जी सुभाष जी। देखिए, मैं ये कई बार कह चुका हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह हक है कि वो अपने प्रदेश के विकास के लिए जो भी बन पड़े, जो उसको अपना कौशल हो, जो उसकी क्षमता हो, जो उसकी बौद्धिक करके जो भी चीज उसको रास्ता लाए वो करे, और उस हिसाब से धामी जी कर रहे हैं और धामी जी को ये करना चाहिए। यहाँ की पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन वो भी इस वजह से होती है कि बेरोजगारी है ज्यादा, पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस वजह से लोग पलायन करते हैं। ये 2 मुद्दे हैं। वो मुद्दा अभी तक यहाँ हल नहीं हुआ।
हल क्या नहीं हुआ ये भी नहीं बता पाने में मुझे लगता है कि भाजपा असमर्थ है कि 9 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, उन्होंने 9 साल में क्या कर डाला। एक दूसरी बात, जो कांग्रेस जो स्वागत नहीं कर पा रही है, एक तो कांग्रेस को लोगों ने विपक्ष में बिठाया है सरकार से सवाल करने के लिए, तो वो सवाल ढूंढेगी, उसको भी हक है। लेकिन एक जो लोगों का अपना तजुर्बा रहा है, जो वो तजुर्बा इस भाजपा सरकार से रहा है, और जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी ऐसे ही तामझाम के साथ इन्वेस्टर समिट, रोड शो वगैरह 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 बहुत कुछ हुआ। ये सारा कुछ हुआ लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। तो चूंकि ये दूध के जले हैं तो ये मट्ठा फूक फूक करके पिएंगे, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नहीं है। 9 साल में, ये 7 साल से ये लोग सरकार में है। यहाँ प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। नौकरी घोटाला इनके सामने है, जिस पर इन्होंने इंक्वायरी करी, इनको करना चाहिए, ये लोग कर भी रहे हैं। रजिस्ट्री से फाइल गायब हो गए, सचिवालय के ऑफिसों से फाइल गायब हो गए, ये सब भ्रष्टाचारी है। अभी रजिस्ट्री ऑफिस के डेली घोटाले सामने आ रहे हैं। यहाँ जमीन, यहाँ 30 से 32 हजार करोड़ की जमीनें बेच दी गई, सरकार को हवा तक नहीं लगा। जैसे व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, उसी आधार पर यहाँ भी जो है उसकी एक जो है उसका मेन एक्यूज जो है वो डेथ कर गया जेल में, वो भी संदिग्ध मौत हुई है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद मुझे लगता है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अभी सबको चाहिए कि जब तक मुख्यमंत्री जी का ये सारा ये इन्वेस्टर समिट हो नहीं जाता है, मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तब तक सारे लोग जो है बिल्कुल सकारात्मक माहौल बनाए, ये हम सबकी जवाबदेही है। क्योंकि अब विदेश मेहमान लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे, तो हमारी और आपकी और सबकी जवाबदेही बनती है कि एक इन्वेस्टमेंट के प्रति हम लोग सकारात्मक रूप सवाल करना जायज है। लेकिन अब चूंकि दिन जो जो नजदीक आ रहा है, उसको लेकर हम सबको एक जवाबदेह बनना चाहिए इसके प्रति, जो हमारे का कल्याण हो। हाँ, इसके बाद काम नहीं होता है, जो जो मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, तो इसके बाद इसकी निर्मम विवेचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और बाद कांग्रेस जमकर आलोचना करे, आंदोलन करे, जो करे, उसको जो अच्छा रास्ता लगे लोकतांत्रिक ढंग से वो करे, वो उसे करने का हक है। निश्चित रूप से सुभाष जी, बात अभी हमारे कपिलियाल जी बोल रहे थे कि यहाँ सवाल और भी है। हेलो जी जी सुभाष जी, बात कंप्लीट करिए अपने। आवाज आ रही है क्या? जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आवाज आ रही है। अरे बस मैं पूरा कर रहा हूँ। जी जी, अभी थपलियाल जी ने यहाँ इन्वेस्टर समिट आएंगे, यहाँ कल्याण होगा, लोगों का प्यार खुलेंगे। तो जिसे मेरा एक सवाल है, वो इनसे इसलिए है कि चूंकि सबसे ज्यादा भू कानून की मांग थपलियाल जी की पार्टी करती। अब सवाल ये उठता कि ये सारे रोजगार जो आएंगे और ये सारे उद्योग जो आएंगे, 200, 400, 50 बीघे, 20 बीघे, 10, तो यहाँ चूंकि यहाँ 20वां जो है वो छोटा है, ये कंपनियां कहाँ जाएंगी? और पर जब ये कंपनियां जाएंगी तो उन्हें जमीन भी चाहिए होगा। तो जब आप ये भू कानून क्या उन पे लागू होगा या ये भू लागू नहीं होगा? आप भू कानून की परिकल्पना कर रहे हैं, वो परिकल्पना इससे ये उद्योग उससे बाहर की चीज होगी या उसके भीतर की चीज होगा? क्या उस खाका थपलियाल जी के पास है? ये थपलियाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उनकी बारी आएगी तो वो ये बात करेंगे निश्चित रूप से। और प्रदेश सरकार भी, मेरा ये सवाल है कि जब आप भू कानून की बात एक तरफ कर रहे हैं, क्या यहाँ की जमीनें जो है बाहर के लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, मैं सहमत हूँ, ये बहुत सारी जमीनें यहाँ की गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके बाद आखिर भू कानून के बीच, उद्योग के बीच जो जमीनें उत्तराखंड की जाएंगी, उसके बीच का सामंजस्य होगा और उसके बीच के रास्ते क्या होंगे? निश्चित रूप से सुभाष जी, आपके सवाल महत्वपूर्ण है। इन सवालों को हम अनिल जी से इनका जवाब जरूर लेंगे। सतबीर चौहान जी, आपके पास आना चाहेंगे। तमाम लोगों को आपने सुना, पूरे पैनल को आपने सुना, निश्चित रूप से तमाम सवाल हैं, आप समझ ही गए होंगे कि विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष गलत क्या कह रहा है। भाई 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भारी भरकम तमाम वादे किए, केंद्र से लेकर प्रदेश तक तमाम तैयारियां हुई, लाखों के निवेश की बातें हुई, लेकिन जमीन पे क्या उतरा? तो सवाल क्यों ना करे विपक्ष? सतबीर जी।
जी मनोज जी विपक्ष तो ये चाहता है कि जैसे उन्होंने सरकार चलाई थी जिसमें लूट खसोट और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे थे, उस प्रकार से सरकार चले। हमारा ध्येय तो केवल ये है कि आम व्यक्ति की किस प्रकार सेवा की जाए और राज्य का गौरव किस प्रकार से बढ़ाया जाए, हमारे सरकार चलाने का ये मुख्य माध्यम है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपने कहा कि त्रिवेंद्र जी के समय पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, तमाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, तमाम मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, उसका लाभ उत्तराखंड को क्या मिला? मनोज जी, मैं आपको बड़ा धैर्य के साथ और संवेदनशील होकर बताना चाहता हूं, कम शब्दों में कार्य का परिणाम एक दिन में नहीं निकलता है। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, मैं उसका डिटेल बता देना चाहता हूं। उसका लाभ ये हुआ मनोज जी, अभी केवल 15-20 दिन हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े निकाले हैं कि निर्यात के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में किस राज्य की क्या प्रगति रही है, वो उसमें हम हिमालयन राज्यों में नंबर 1 पर आए हैं। पहला उदाहरण आपको ये बता दूं मैं, और उसमें 90,000 लोगों का जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में हुआ है। ये उस ग्लोबल समिट के बाद ये सारे परिणाम सामने आए हैं। जब हम निर्यात में नंबर 1 आए, बिना उसके तो कोई कंपनी यहाँ पर नहीं आएगी, कोई कंपनी काम नहीं करेगी, उसके बाद ये सरकार के परिणाम तो आ नहीं सकते। भाई सतबीर जी, आप आंकड़े गिना रहे हैं, विपक्ष जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। जी, हम वो पार्टी नहीं है कि ढोल बजाएं अपनी उपलब्धियों का, हम तो केवल जनता की सेवा कैसे की जाए, मैंने आपको कहा पहले ही कि गौरव किस प्रकार से राज्य का बढ़ाया जाए, उस प्रकार से हम कार्य करते हैं। हमने 1 रुपए का भी करप्शन अभी तक नहीं किया, हमारी सरकार के ऊपर 1 पैसे की भी लांछन भ्रष्टाचार की नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने रोज कीर्तिमान भ्रष्टाचार। भाई सतबीर जी, भ्रष्टाचार यह विषय नहीं है, उस पे बाद में चर्चा करेंगे। अभी विषय है जो ये इन्वेस्टर उत्तराखंड में आने वाले हैं, इनको कैसा आप माहौल देने वाले हैं? क्या ये इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जो आप दावा कर रहे हैं वो जमीन पर उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री भी अभी संशय जता रहे हैं। मैं मनोज जी आपको पूरा आश्वस्त होकर बताना चाहता हूं, हमारी सरकार 24x365 दिन काम करती है और लगातार काम करती है। जब इस प्रकार का आपको माहौल मिलता है तभी इस प्रकार के इन्वेस्टर किसी राज्य में आने के लिए आतुर होते हैं, और इसी का कारण है कि वो आ रहे हैं। हम उस प्रकार का माहौल बना रहे हैं राज्य के अंदर कि उनको उस प्रकार की अपने सुविधाएं मिले, उसके साथ साथ राज्य को किस प्रकार से आर्थिक प्रगति मिले, किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार मिले। आज की डेट में हम उस प्रकार का माहौल उत्तराखंड में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर तमाम पहलुओं पे काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को कई दशकों से चाहिए तो नहीं किया, मगर इस समय चल रहा है और लगातार चल रहा है। एक बात आई कि गरीबी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लोग नहीं है जो गरीबी के नारा इंदिरा गांधी के समय दिया गया था, मगर गरीबी पे कोई काम नहीं किया गया। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर पूरे भारत में उठे हुए हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करोगे तो 9 लाख के लगभग हमने गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाला है। हम तमाम वो काम कर रहे हैं। सतबीर जी, अगर लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, फिर पलायन क्यों हो रहा है? पलायन रुक नहीं रहा है। हाँ, पलायन पे मैं आप जो पलायन पे इतना फोकस करता हूं, मैं बताना चाहता हूं मानस जी, जब यहाँ उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, चाहे 4 धाम के लिए बिछाया जाता, चाहे अन्य जगहों में बिछाया जाता, तब ये कह रहे थे कि इन सड़कों का कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं आज की डेट में अभी उत्तराखंड में जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा चल रही है, धर्मानुरागी लगातार आ रहे हैं। हमारा पिछले साल जिस प्रकार से 48 लाख धर्मानुरागी यहाँ पर आए, भक्तगण यहाँ पर आए, वो रिकॉर्ड भी हमने इस साल तोड़ दिया। अभी तक आप सरकार से चाहे आंकड़े ले लो, अगर मेरे आंकड़ों पे आपको विश्वास नहीं हो तो 50 लाख को हमने क्रॉस कर गए हैं, और जबकि अभी 1 महीने की यात्रा बची हुई है। और इन 3 जिलों, जिन जिलों से होकर ये 4 धाम की यात्रा जाती है, मानस जी आप चाहे सरकार से सूचना के माध्यम से ले लीजिए, इन जिन राज्यों, जिन प्रदेश जिलों से होकर गुजरती है यात्रा, वहां पर पलायन शून्य मात्र है। वहां पर आर्थिक रूप से, निश्चित रूप से यात्रा और यात्रियों से विकास जरूर होता है प्रदेश से। इस बार के जो बजट में, मैं खत्म करना चाहूंगा, इस बार के जो केंद्र का बजट आया है उसमें जिस प्रकार से ये दिखाया गया कि जितने भारत में सीमावर्ती क्षेत्र है या सीमावर्ती क्षेत्र में जो गांव है, उन गांवों को किस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, वहां पर जिस प्रकार से एक स्कीम वाइब्रेंट विलेज लाई गई है, उस पर लगातार काम चल रहा है। उत्तराखंड में कई गांवों को चिन्हित किया गया, उनको केंद्र सरकार को दिया गया और उस पर काम चल रहा है। आज केंद्र के मंत्री जा रहे हैं उन क्षेत्रों में। आप ये देखिए, गुंजी जो इतना दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर आदमी बड़े मुश्किल से सांस भी ले पाता, वहां प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। जब वो खुद उस स्थलों पर जाएंगे तो वह वास्तविकता से रूबरू होंगे। मैं आपको कुल मिला के कहना चाहता हूं, कम समय में कहना चाहता हूं मनोज जी, हमारे
इस सरकार प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से और राज्य की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उस पर लगातार काम कर रही है। आज वो सरकार नहीं है जो करप्शन में लिप्त रहे और अपनी सत्ता का भोग होता रहे, अपनी दिल्ली की अनुकंपा से अपनी कुर्सियां बचाई जाए, उस प्रकार का शासन हम बिल्कुल नहीं देते। हम शासन देते हैं दीनदयाल के विचारों पर चलते हुए कि अंत्योदय के संकल्प को किस प्रकार साकार करना है। जो हमने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन वादों पे आगे उतर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, चाहे अंत्योदय के परिवारों को। ठीक है सतबीर जी आपकी बात आ गई। हमने किया जो 3000 की बोरी मिलती थी वो 300 रुपए में हम सब्सिडी में भाई आप नहीं होता, नहीं तो लाठीचार्ज आपने देखा, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष देखने को तैयार नहीं। जमीन पर भी बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है। खैर आपके पास आएंगे, सूरज सिंह जी के पास आने चाहेंगे। सूरज सिंह जी, ठीक है, तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, उन योजनाओं में कुछ तो बेहतर हो रहा है। जो बेहतर हो रहा है उसकी प्रशंसा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए, 55,000 करोड़ की बात की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट यहां होने वाला है। तो जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं जाता है, तब तक तो आप तारीफ कर ही सकते हैं, भाई अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्रदेश में, प्रदेश के लिए बेहतरी होगी इससे। देखिए मनोज जी, मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश में आने वाले हर इन्वेस्ट का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। जी, परंतु जो खोखले दावे हैं, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत लंबे चौड़े वादे करते हैं और बाद में उसको जो है जब वो पूरे नहीं होते तो उनको जुमला करार देते हैं। ये इनकी खासियत रही है। पलायन आयोग का गठन त्रिवेंद्र जी ने किया था, उस आयोग का क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट कहां है, क्या पलायन को रोकने के लिए करेंगे, इनके पास कोई विजन नहीं है। भाई, कहते हैं कि उत्तराखंड में समस्याएं भी तो बहुत है, सरकार चलाई समस्याएं आप भी जानते हैं, उत्तराखंड में समस्याएं भी बहुत है। मैं ये कह रहा हूं ना, तो आप या तो फिर उस तरीके की बातें मत करिए आप। बिल्कुल। आप ये देखिए कि ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी, भर्ती घोटाला इनके जमाने में हुआ, कौन नेता उसमें, किस पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं। सहकारिता जो घोटाला है वो किसका है, भारतीय जनता पार्टी का है। विधानसभा के अंदर जो है विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जिन पर आरोप लगे, उन्होंने मंत्री बनते ही उस फाइल को पास कर दिया। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? इस प्रकार से जब तक ऐसे घोटाले रहेंगे प्रदेश में, कोई इन्वेस्ट आने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा कि जमीन, मैंने पहले भी कहा था कि जमीन जब उपलब्ध नहीं होगी, क्या आपके पास जमीन जो है, उद्योगों को कहां आप जमीन देंगे, किस प्रकार के उद्योगों को आप चिन्हित करेंगे? तो ये एक हमारा कहना है कि ये तो प्रदेश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, उन सबसे जो है चर्चा करके, विमर्श करके हमको एक नीति बनाने की आवश्यकता है कि हम प्रदेश में कौन सा उद्योग हमारा आ सकता है। और ये कह रहे हैं कि हम टूरिज्म इतना बड़ा है। अरे भैया, मैं पिछले 12 दिनों से गंगोत्री में था, किस प्रकार से लोग वहां पर जो है कहते हैं कि भाई उत्तरकाशी के बाद तो जो है कितने घंटे का जाम लगेगा, क्या होगा, क्या लोगों को हालतें वहां पर होंगी। मेरा कहना है कि 4 धाम परियोजना की सड़क उत्तरकाशी से गंगोत्री तक नहीं पहुंच पाई है, उसके लिए इनका कोई विजन नहीं है। तो तमाम जो सड़कों की बदहाल स्थितियां हैं, कितने हिचकोले खा करके वहां टूरिस्ट जा रहा है, किस प्रकार की हमारी नीतियां हैं, वो सब देख रहे हैं। तो केवल लंबी चौड़ी बातें करने में, हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2014 से जो है हम नीचे आए हैं, उस पर हम ऊपर के पायदान पे नहीं चढ़ पाए, हम वहां से ऊपर नहीं निकल पाए। ये इनके जो आंकड़े होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के केवल फर्जी आंकड़े होते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले आंकड़े होते हैं। धरातल पर आंकड़ों की सच्चाई कुछ और है। और अगर इतने लोगों को रोजगार मिल गया होता, पलायन यहाँ का रुक गया होता, तो निश्चित तौर पर हम भी स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश का पलायन रुके, प्रदेश में उद्योग धंधे आए। ये जो ठीक है सूरज सिंह नेगी जी, उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां हर दिन कार्यकाल है कि जो प्रदेशों में उद्योगों को लाए थे, और उन उद्योगों की जो है जो प्रदेश जहां पर भी आज सस्टेन कर रहा है, वो उसकी बदौलत है। कुछ जोड़ा उसमें,
ठीक है सूरज सिंह जी, आपकी बात आ गई। सूरज सिंह जी, उत्तराखंड इस तरीके का प्रदेश है कि हर दिन नई समस्याएं उत्तराखंड में पैदा होती हैं। एक समस्या उत्तराखंड की खत्म नहीं होती, अगली समस्या प्राकृतिक रूप से तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में प्रोग्राम होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से तमाम समस्याएं हर रोज उत्तराखंड के सामने आती हैं। ऐसे में निश्चित रूप से समस्याएं तो हैं ही है, सरकार प्रयास भी कर रही है और लगातार उन समस्याओं पे काम भी हो रहे हैं, आपकी सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। लेकिन जो पॉजिटिव मुद्दे हैं उन पे सरकार के साथ खड़े होने में हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। अनिल थपलियाल जी के साथ आना चाहेंगे। अनिल जी, सुभाष झा जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे किए थे, भू कानून की बात उन्होंने की थी। भू अधिकारों की लड़ाई आप लड़ते हैं अनिल जी, भू कानूनों के साथ अब इस इन्वेस्टर समिट को किस तरीके से आप देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण सवाल सुभाष जी ने किए हैं उन सवालों के भी जवाब आपसे लेना चाहेंगे। मैंने शायद सुभाष झा जी ने ध्यान से सुना नहीं है, मैंने अपने उसमें कहा था स्टेटमेंट में कि 2018 में भी यही प्रस्ताव, यही सारी चीजें मैंने गिनवाई थी। इनके मेरे ख्याल ध्यान से सुना नहीं उन्होंने। कहाँ वो रोजगार गया है, जो काम इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, ऊर्जा, पर्यटन जैसे सेक्टर में और अन्य सेक्टरों में इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट का दावा किया था जी, वो लास्ट में सुना नहीं झा साहब ने। भू कानून की मांग हमारी पार्टी की जन्मजात से रही, जब से पैदा हुई है, जब उत्तराखंड में अपनी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड का हम लोग उसका हमने स्टेटस काका बनाया। भाई अनिल जी, सुभाष जी का सवाल है, सुभाष जी का सवाल है, भू कानून जो ये इन्वेस्टर आएंगे इन पे भू कानून लागू होगा नहीं लागू होगा? सबसे बड़ा सवाल सुभाष जी का यही है। शहर में कहाँ लागू होगा? अब इनकी पहाड़ों पे नजर है, ये पहाड़ की जितनी जमीनें हैं, अब इन्होंने, इनका भू राजस्व विभाग है, उन्होंने बोल दिया है कि जो जमीनें 25 साल से पूर्व हो गए, जिनमें कुछ उपज नहीं है, उनको बंजर घोषित की जाए। सरकार उसको अपने अंडरटेकिंग लेगी, तो जो उद्योगपति आएंगे वहां उनको निवेश कराएंगे। ये इनका प्लान है। अब झाजी सुन लीजिए, ये इनका प्लान है, तो ये सक्सेस होने वाला नहीं है, क्योंकि शहर में तो कुछ बचा नहीं है अब, तो अब पहाड़ों की तरफ इनकी नजर है। जहां तक सवाल रहा, इन्होंने 673 प्रस्ताव पे, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रस्ताव पे सहमति ली थी 2018 में। वो कितने जमीन पे हैं ये भी तो बोला मैंने। उसके बाद इन्होंने केवल 35,000 करोड़ रुपए जो है जमीन पे लेके आए। वो जो इन्वेस्टमेंट 35,000 करोड़ का किया था वो कहाँ है? अच्छा, घोटाले की बात करते हैं तो ये 9 नवंबर 2000 से जब से राज्य बना है और अभी तक के मैं घोटाले गिनूं तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा डिबेट में बोलने का, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दूं कि वर्तमान सरकार के उसमें क्या हुआ, पिछली सरकारों के तो उसमें हुआ पटवारी भर्ती का, स्टेडियम जमीन घोटाला, आपदा फिट घोटाला, क्या छात्रवृत्ति घोटाला, ये तो कांग्रेस के जमाने में हुआ। अब ये रहा इनका वर्तमान सरकार का यूकेएसएससी पेपर लीक घोटाला, विधानसभा पेपर लीक भर्ती घोटाला, सचिवालय दल रक्षक घोटाला में चर्चित 3 डिपार्टमेंट रहे इनके 20-23 साल के, उसमें वन विभाग, सचिवालय, विधानसभा और दरोगा भर्ती यानी पुलिस विभाग, 3 विभाग इनके चर्चित रहे। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय जो राज्य की मूलभूत सुविधाएं थी वो थी, ज्वलनशील जो मुद्दे थे, भू कानून, प्लान, आपदा, शिक्षा, आरक्षण, महिला आरक्षण, अंकिता भंडारी कांड जो हुआ 1 साल में, उसका कोई न्याय मिला? उसको कोई न्याय दिया इन्होंने? महिला सुरक्षा को लेकर के यूकेसीसी निकाला था इन्होंने, वो धरातल पे है। महिला आरक्षण को लेकर के इन्होंने धरातल पे है। जहां साहब मैं ये नहीं कह रहा, आप समझिए बात को, इनकी प्लान आउट जो है वो कुछ और है, क्योंकि शहर में तो भू कानून अब क्या करेंगे, गली गुलची में लड़ेंगे हम क्या? वो भी बचा था, उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे खोद के 20-20 फीट के गड्ढे खोद के लोगों को घर। मनोज जी, इनका बात का जवाब दे दूं? सतवीर जी आएंगे आपके पास, अनिल जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। इनके पास रह क्या गया? इनके पास जो ज्वलनशील मुद्दे थे वो आज के नहीं है। मैं मानता हूं प्राकृतिक आपदा है, कुछ आपदाएं ऐसी भी हैं, कुछ प्लान ऐसे भी हैं जो अस्थायी प्लान हैं, जो यानी प्राकृतिक आपदा के कारण सटल हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या स्टेप उठाए? 3000 गांव घोषित किए गए थे, क्या 3000 ब्लेजर जो है गांव जो है घोषित किए गए थे, उन पे क्या कदम उठाए इन्होंने? तो इनको पता नहीं 9 नवंबर से 2000 तक इनके प्लान विभाग ने कोई रिपोर्ट सबमिट की होगी इनके पास? सबसे बड़ी आपदा इनके पास जो जोशीमठ की रही, जहां 30,000 लोग प्रभावित हुए,
800 लोगों के घर बेघर हुए, 400 लोग इन्होंने लोग टेंट पे रह रहे हैं, 400 लोग इनके जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लिए हैं, 80-81 परिवार को मात्र इन्होंने विस्थापित और पुनर्वास का वो दिया है, मुआवजा वगैरह दिया है। तो क्या इनके पास, सरकार के पास केंद्र से जो पैसा आया था वो पैसा गया कहां? निश्चित रूप से अनिल जी आपके उठाए सवाल निश्चित रूप से गंभीर है। विपिन खन्ना जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। विपिन जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोपों की बातें आपने सुनी है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ला रही है उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा उत्तराखंड में, आप अब इसका स्वागत करेंगे या आप भी विरोध करते नजर आएंगे? मनोज जी, मैंने तो पहले ही कहा है जब तक ये जमीनी हकीकत सामने नहीं आ जाती तब तक। मैंने मनोज जी पहले ही कहा है कि अगर उत्तराखंड में निवेशक आते हैं तो हम तो तहे दिल से उनका सम्मान करेंगे, तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब हम 2018 पर जाते हैं तो विश्वास होने पर कमी हो जाती है, क्योंकि 2018 में जब इन लोगों ने ये ढिंढोरा पीटा था तो कई लाख रुपए बर्बाद हुए उत्तराखंड की गाड़ी कमाई की। अभी मनोज भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। मनोज भाई ने अभी ये कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, उन्हें प्रयास करने दीजिए, अगर वो फेल हो जाएंगे तो फिर विपक्ष प्रदर्शन करे, जो मर्जी करे। लेकिन विपक्ष को चिंता ये है कि यदि अगर धामी सरकार फेल हो गई, जिस तरीके से धामी सरकार ने अभी कहा है कि हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी इसको धरातल पर लेके आना, तो उस समय क्या जो लाखों करोड़ों रुपए उत्तराखंड की जनता के बर्बाद होंगे उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको और बता दूं, अभी हमारे सतवीर भाई ने कहा कि ललायत है उद्योगपति उत्तराखंड में आने के लिए। नहीं, उद्योगपति उत्तराखंड में आने को ललायत नहीं है। आप लोग उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं, एमओयू साइन करवा रहे हैं। अब अरे भाई, उद्योगपतियों के पास जाने में बुराई क्या है? अगर हमारे प्रदेश के लिए अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो हमें उनके पास जाने में क्या बुराई है भाई? मनोज जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उन उद्योगपतियों को, जो विदेशी उद्योगपति हैं, उनको ये पता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति क्या है? वहां पर पलायन की समस्या, वहां पर आपदा की समस्या, वहां पर भू धसाव की समस्या, इन समस्याओं से आपने उनको अवगत करवा दिया है। अभी आप मनवीर भाई कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त। भाई मनवीर भाई, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, भ्रष्टाचार हुए, ठीक है विपिन जी आपकी बात आ गई। सतवीर जी, बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। सतवीर जी, ये देखिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है मनोज जी, इनके पेटों में कितने बड़े बड़े मरोड़े आ रहे हैं। मैंने कहा कि निर्यात के क्षेत्र में हम नंबर 1 हिमालयन राज्य में आए हैं और गरीबी रेखा में हमने 9 लाख से ऊपर लोगों को बाहर निकाल दिया है। 5 किलो राशन किनको दे रहे हैं? विपिन खन्ना जी सुन लीजिए। विपिन खन्ना जी अभी फिलहाल सतवीर जी को सुन लीजिए। विरोध बाद में करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। लेके तमाम उन लोगों को गले लगाया तो ना बात करें घोटालों पे। आम आदमी पार्टी के लोग तो ज्यादा सही रहेगा। जिसका उदय हुआ था कि हम इन लोगों के खिलाफ उन्हीं लोगों को गले लगाया तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उस पचड़े में ना फंसे। और 45-45 करोड़ के किस प्रकार से पर्दे आते हैं। विपिन जी आप सुन लीजिए, सतवीर जी को सुन लीजिए। जेल में जा जाता तो ना बताइए, तो शांत रहे तो विपिन खन्ना ज्यादा अच्छा रहेगा। विपिन जी आप सुन लीजिए, सतवीर जी आप अपनी बात सतवीर जी कम शब्दों में खत्म करिए। धक्के खाने के बाद भी। हाँ तो मनोज जी मैं विषय पे आ जाता हूँ जी। मनोज जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अभी तो शुरुआत है। ये अभी तो काम करने पे भारतीय जनता पार्टी के ये कदम आए हैं कि जिस प्रकार से हम परिणाम दे रहे हैं कि निर्यात में नंबर हुए। भाई सतवीर जी, दूसरा कार्यकाल है, आप कह रहे हैं शुरुआत है। केंद्र से भी आगे निकले हैं। दूसरा कार्यकाल है, आप कह रहे हैं शुरुआत है। मनोज जी ये बेचैनी और बढ़ेगी। आप देखिए, अभी मैं आपके साथ डिबेटों में रहूंगा, जब ये बेचैनी का जो ग्राफ है ये बढ़ता जाएगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड आज अपने नए आयाम सतवीर जी स्थापित कर रहा है। ठीक है सतवीर जी, आपकी बात आ गई। बेचैनी बढ़नी भी चाहिए। जनता के हित में अगर काम ना हो तो बेचैनी बढ़नी चाहिए। खैर, सुभाष झा जी के पास हम आना चाहेंगे। आखिरी सवाल सुभाष झा जी के साथ और ये कंक्लूजन भी हमारा होगा। सुभाष जी, आपने सबको सुना। अब आप आखिरी कंक्लूजन आपके साथ ये रहेगा कि अब पक्ष की बात अगर करें तो लगातार पक्ष बात कर रहा है कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है। तमाम योजनाएं, लाखों करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। जमीन पे भी कुछ योजनाएं उतर रही हैं और तमाम ऐसा होता है, तमाम योजनाएं जमीन पर 100% नहीं उतरती। आप भी ये बात जानते हैं। लेकिन सरकार चूंकि प्रयास कर रही है, दावे हालांकि
हवा हवाई भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आप अब इस इन्वेस्टर समिट को किस नजरिए से देख रहे हैं और कितना ये इन्वेस्टर समिट कितना सफल होगा, चूंकि अभी मुख्यमंत्री जी को भी संशय है? तो सुभाष जी हाँ। क्या हमारा सवाल आप तक पहुंचा? नहीं, आप बोलिए। सुभाष जी, हमारा सवाल यही था, आखिरी कंक्लूजन आपके साथ ही करना चाहेंगे। सुभाष जी, जिस तरीके से अब ये इन्वेस्टर समिट की ही अगर बात कर ली जाए, सारे सवाल जवाब आपने सुने हैं। ये इन्वेस्टर समिट 2018 को हम पीछे छोड़ते हैं, ये इन्वेस्टर समिट कितना सफल होने वाला है और जमीन पर कितना उतरने वाला है, कितना वजन इसमें आप देखते हैं गवर्नमेंट सरकार के भी प्रयास और जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, चूंकि अभी मुख्यमंत्री को भी संशय है। देखिए सबसे पहली बात, ये वादे करने में भाजपा से आगे साधी कोई पार्टी होगी, इसलिए वादों के तो पिटारा, ये तो उदार हृदय के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। 15 लाख बहुत सारे आ जाएंगे। एक बात, राम मंदिर भी आ जाएगा, 370 भी आ जाएगा। सतबीर जी सुन लीजिए, सतबीर जी, सतबीर जी सुन लीजिए आप। अभी मेरे सत्येंद्र जी बोल रहे थे, ये मेरे काफी प्रिय प्रवक्ता हैं, ये अभी बोल रहे थे सत्येंद्र जी, तो सत्येंद्र जी ये कौन? जी सुभाष जी, अपनी बात कम शब्दों में खत्म करिए। चलिए, सुभाष जी तक शायद हमारी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सुभाष जी का कनेक्शन कट गया है। सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जहां एक तरफ प्रयास कर रही है प्रदेश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए, भारी भरकम इन्वेस्ट की बात भी सरकार कर रही है, वहीं विपक्ष भी गाहे बगाहे तमाम पुरानी बातों को लेकर और मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस इन्वेस्टर समिट पर सवालिया निशान भी लगा रही है। तो देवभूमि के दंगल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।